वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं कैरोला। मूवी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां हाईजी, जो कि एक प्यारी सी बच्ची है, वो अपनी दादी के साथ इस आइलैंड पे रहती है। हाईजी की दादी एक गोताखोर है जो कि घोंगा, समुद्री घास और अन्य प्रकार के जीवों का उत्पादन करती है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। फिर एक बार हाईजी की दादी काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर हाईजी आ जाती है। कहती है, दादी जी संभाल कर काम कीजिए, आपको चोट ना लग जाए कहीं। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनको एक लेडी देखती है जो कहती है, काश मेरी भी हाईजी जैसी एक प्यारी सी पोती होती। तभी हाईजी अपनी दादी से पूछती है, दादी समुद्र बड़ा है या आसमान? उसकी दादी कहती है, समुद्र बड़ा है बेटी। वो कहती है, अच्छा आपको कैसे पता? बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाईजी को उसकी दादी पालती पोसती है और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तभी रात के समय हाईजी एक पिग को देखकर घबरा जाती है और बहुत चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर दादी जाग जाती है और उसे गोद में लेकर शांत करती है। फिर अगले दिन दोनों सियोक के घर जाते हैं क्योंकि सियोक के पास बोट है और उस बोट पर दादी समुद्र में जाती है और फिश पकड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाईजी एक दुकान में जाती है जहां उसे कलर बॉक्स बहुत ही पसंद आता है। वो अपनी दादी से कहती है कि दादी मेरे लिए इसको खरीदो ना, और उसकी दादी ये कहकर मना कर देती है कि बेटी काफी महंगा है, जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन हाईजी काफी जिद करती है कि दादी मुझे यही चाहिए। उसकी जिद के आगे दादी हार मान जाती है और उसको वो कलर बॉक्स दिला ही देती है। हाईजी वो कलर बॉक्स को लेकर बहुत ही खुश होती है, सबको हर जगह कलर दिखाती फिरती है कि देखो मेरे पास कलर्स हैं। घर से लेकर बाहर तक हर जगह ड्राइंग बनाती फिरती है, पूरी जगह कलर से भर देती है और ऐसा करने में उसको काफी मजा भी आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हाईजी अपनी दादी के साथ एक जगह आई होती है जहाँ उसके पेरेंट्स की कब्र है जो कि एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब हाईजी उस कब्र से कहती है, मैंने आज हमारी फैमिली की फोटो बनाई है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाईजी अपनी दादी की तस्वीर बना रही है और उनके बालों में कलर करने वाली होती है कि तभी उसकी दादी कहती है, आओ जल्दी सो जाओ, कल हमें एक दूसरी शादी में जाना है कहीं बहुत दूर। फिर वो अपनी दादी के पास आकर सो भी जाती है। उसकी दादी पूछती है, बेटा तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती? दादी आप कैसी बात कर रही हो, आप ही तो मेरी मॉम हो। और फिर पोती के ये शब्द सुनकर दादी को बहुत प्यार आ जाता है, दादी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हाईजी अपनी दादी के साथ मार्केट में आई हुई है जहाँ उसकी दादी उसे कपड़े और कुछ ब्रेसलेट्स खरीद कर देती है। दोनों एक साथ ही होते हैं कि अचानक से हाईजी कहीं गायब हो जाती है। उसकी दादी अचानक उसके गायब होने की वजह से बहुत घबरा जाती है, उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। और फिर 12 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हाईजी अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है। वो एक शॉप में होती है जहाँ उसकी फ्रेंड उस शॉप से एक लिपस्टिक चुरा लेती है। हाईजी कहती है, अरे चोरी करना कब छोड़ोगी तुम, एक दिन हम लोग पक्का मारे जाएंगे देखना। दोनों फिर वहाँ से घर आ जाते हैं। घर में कुछ बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो कि अमीर आदमी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगने का काम करते हैं और ये सब कुछ वो अपने पेट के लिए ही कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों हाईजी और उसकी फ्रेंड से कहते हैं कि हमें एक अमीर आदमी मिला है, उसके पास काफी पैसे हैं, इसलिए उसको ब्लैकमेल करने में तुम लोग हमारी मदद करोगी। लेकिन हाईजी और उसकी दोस्त ऐसा करने से साफ मना कर देती है, लेकिन वो दोनों उनको खूब परेशान करने लगते हैं। तब हाईजी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन हमें परेशान मत करना। जिसके बाद हाईजी उस अमीर आदमी के साथ एक कमरे में होती है और वो चुपके से उस कमरे का गेट खोल देती है। जिसके बाद वो दो लड़के अंदर आ जाते हैं और उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं। फिर उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुमने हमें 1 मिलियन रुपीस नहीं दिए तो ये फोटो हम तुम्हारी वाइफ को दिखा देंगे। फिर उसके बाद उन लोगों में हाथापाई होती है और इसमें वो आदमी घायल हो जाता है और जमीन पे ही गिरता है। वो सभी काफी घबरा जाते हैं कि कहीं ये सच में मर न जाए। फिर वो अपना सामान पैक करने लगते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के बारे में किसी को कभी नहीं बताएंगे। हाईजी की फ्रेंड उसका फोन अपने पास रख लेती है। इसके बाद हाईजी एक जगह बैठी होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके लिए कुछ खाने को लेके आती है। उस खाने के पैकेट पर हाईजी का नाम होता है और उसकी बचपन की तस्वीर भी, जो कि उसकी दादी ने उसे ढूंढने के लिए छपाया हुआ था। फिर सीन चेंज होता है और हम हाईजी की दादी को देखते हैं जो समय के साथ साथ और भी बूढ़ी हो चुकी है, पर उन्हें अभी भी यकीन है कि एक दिन हाईजी जरूर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने घर में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक डीलर आता है जो उनके घर को खरीदना चाहता है। उसके लिए वो उन्हें काफी अच्छे पैसे भी दे रहा होता है, लेकिन उसकी दादी ये घर बेचने से साफ मना कर देती है। फिर उन लोगों को वहाँ से बड़ी मुश्किल से भगाती है। दादी सियोक से कहती है, मैंने डॉल्फिन से विश मांगी है कि हाईजी वापस आ जाए। इतने में सियोक को एक ऑफिस से कॉल आता है। वो बताते हैं कि हमें एक हाईजी नाम की लड़की मिली है जो खुद को आपका रिश्तेदार बता रही है। सियोक बड़ी खुशी से ये बात दादी को बताता है, जिसके बाद दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो भागते हुए ऑफिस जाती है जहाँ उनसे हाईजी के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि वो आपकी क्या लगती है। दादी बताती है कि हाईजी की मॉम और उसकी बहन एक एक्सीडेंट में मर गए थे, उसके डैड उसे मेरे पास छोड़ के चले गए
तब से मैंने ही उसे पाला। जिसके बाद दादी का डीएनए ग्रुप चेक करने के लिए उनको ब्लड सेंटर भेज दिया जाता है। फिर वो लोग हाईजी को दादी के हवाले कर देते हैं, जहाँ हाईजी को देखकर दादी बहुत इमोशनल होती है और उससे कहती है, बेटी कितनी बड़ी हो गई हो तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई क्या? मैं अब तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हाईजी के मिलने की खुशी में वो लोग घर में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हाईजी भी उनकी मदद करना चाहती है, पर सभी उसको आराम करने को कहते हैं क्योंकि सब बड़े खुश हैं, उसको जरा भी काम नहीं करने देते। फिर वो अपने कमरे में जाती है जहाँ सभी चीज पहले जैसी होती है। उसका कलर बॉक्स, सारी चीजें वहाँ पर बिल्कुल वैसे रखा होता है। फिर वो अपनी दादी से कहती है, दादी आपने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है? हाँ बेटा, तुम्हारी हर चीज मैंने संभाल के रखी हुई है। फिर रात के समय सभी पार्टी करते हैं। उसकी दादी अंदर से बहुत ज्यादा खुश है। फिर अगले दिन सुबह उसकी दादी उसे शॉपिंग करने मार्केट में लेके जाती है, जहाँ वो उसके लिए कपड़े और बचपन की उसकी पसंद की चीजें खरीदने लग जाती है। लेकिन अब हाईजी तो बड़ी हो चुकी है, उसे बच्चों वाली चीजें थोड़ी पसंद होंगी, इसलिए वो अपनी दादी को मना कर देती है कि दादी इनमें पैसे खर्च मत करो। फिर उसकी दादी उसका स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब हाईजी को पता चलता है कि जिस अमीर आदमी को उन लोगों ने मारा था वो जिंदा है और उसने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है। अब इसकी वजह से हाईजी की फ्रेंड उसे संभल कर रहने को कहती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वो बाथ ले रही होती है। तभी उसकी दादी वहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हें डोर बंद करने की जरूरत नहीं है बेटा। दादी इसीलिए कह रही होती है क्योंकि वो अभी भी हाईजी को एक बच्चे जैसा ही ट्रीट कर रही है। उसके बाद हाईजी अपने स्कूल जाती है, जहाँ उसके सर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं, जिसपे वो कहती है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, इसलिए मुझे कोई तंग मत करना। इतना कह के वो बैठ जाती है। अब स्कूल के बाद हाईजी का ड्राइंग क्लास होता है, जहाँ सर सभी को ड्राइंग बनाने को कहते हैं। हाईजी ड्राइंग नहीं बनाती, जिसपे सर उसे कहते हैं कि जब तक तुम ड्राइंग नहीं बनाओगी तब तक तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा। कुछ समय के बाद सारे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी बैठी होती है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसके सर उसे घर जाने को कह देते हैं। अब वो रुक जाती है और अपनी लिपस्टिक से एक पेंटिंग बनाती है, जो देखकर उसका सर इम्प्रेस हो जाता है। अब हाईजी को घर पहुंचते पहुंचते रात भी होती है, जिस वजह से उसकी दादी घबरा जाती है कि आज इतनी रात हो गई, ये घर क्यों नहीं आई। फिर उसके घर पहुंचने के बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी उसकी दादी उसे अपना जूठा खिलाती है, जो खाने में हाईजी थोड़ा हिचकिचाती भी है, लेकिन इसके पीछे तो उसकी दादी का प्यार होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी दादी वो घर बेचने के लिए तैयार हो ही जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि हाईजी अब एक अच्छे घर में रहे, जहाँ वो कंफर्ट फील कर पाए। फिर वो उस डीलर को बुलाती है और घर के कागज पर साइन कर देती है। दूसरी ओर हाईजी के ड्राइंग सर उसके सामने एक मोन्यूमेंट रखते हैं और उसे बनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हाईजी का फ्रेंड उसे अपने साथ एक जगह लेके जाता है, जहाँ वो लोग काफी रिलैक्स फील करते हैं। फिर हाईजी अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है, जहाँ वो दो लड़के होते हैं और हाईजी से कहते हैं कि अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी फ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर हाईजी घबरा जाती है कि मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बचाऊं। फिर हाईजी के सर उसे ड्राइंग सिखा रहे होते हैं। तभी हाईजी कहती है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं जा रही हूँ सर। उसका सर उसे कहता है कि जा रही हो तो ये भी लेके जाओ जो तुम्हारी बूढ़ी दादी मुझे फीस के तौर पर देके गई है। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन इसे तुम्हें खुद ही आसान बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग समुद्र के पास आते हैं। वो सभी समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी रहे, जहाँ दादी भी आई होती है और वो हाईजी की जिंदगी की प्रार्थना करती है कि ये खूब सक्सेसफुल बने। इस चीज का मौका उठाकर हाईजी घर से दादी का बैंक बुक ले लेती है और कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है। ओह, बच्ची चालाक हो गई है। खैर, अब जब वो घर लौटती है तो देखती है घर में पुलिस आई है। पुलिस को दादी ने ही बुलाया होता है। फिर सब कुछ चेक करके वो चले जाते हैं। अब हाईजी चुपके से घर में जाकर बैंक बुक रख लेती है, पर तभी उसके अंकल आ जाते हैं, जो उसे देख भी लेते हैं। फिर अंकल दादी से कहते हैं कि आप अपना बैंक बुक और पासवर्ड अपने पास ही रखिए और देखते रहिए कितने पैसे उसमें जमा हो रहे हैं और कितने निकल रहे हैं। अब हम हाईजी को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, मतलब लड़की बिगड़ गई है। तभी वहाँ उसकी दादी भी आ जाती है, उससे एक सिगरेट मांगती है। दादी पूछती है कि आसमान बड़ा है या समुद्र। हाईजी कहती है, दादी आसमान बड़ा है। फिर दादी बोलती है कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जो करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मतलब दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिगरेट पिए क्या करे, कुछ भी। अब अगले दिन हाईजी क्लासेस से घर आ रही होती है। तभी उसे टावर पे दादी खड़ी दिखती है। वो दादी के पास जाती है और उनसे कहती है, मुझे भी पानी के अंदर तैरना है। इसके बाद हाईजी और दादी पानी में तैरते हैं और समुद्र के अंदर का नजारा देखते हैं। फिर अगले दिन हाईजी अपने सर को अपनी पेंटिंग दिखाती है, जो उसको देखकर दंग रह जाता है। हाईजी ने अपनी दादी की पिक्चर बनाई होती है, जो काफी खूबसूरत पेंटिंग होती है। फिर उसका सर उसे कंपटीशन में पार्ट लेने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब वो घर आ रही होती है, तभी उसे उसके डैड दिखते हैं। हाईजी के डैड उससे पैसे मांगने आए होते हैं, जहाँ वो उन्हें
पैसे देने से मना कर देती है, लेकिन वो उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, जिसपे वो उन्हें पैसे दे ही देती है। अब रात के समय जब दादी सो रही होती है तभी वो बैंक बुक ले लेती है, पर हाइची अंदर से बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ। फिर वो दादी की पिक्चर के बालों में सुनहरे कलर करने लग जाती है। अब अगले दिन वो कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अपने सर के साथ जा रही होती है। फिर उसकी दादी उसे सी यू करने आती है, जिसके बाद हाइची अपने डैड को पैसे भी दे देती है और कहती है कि आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी मत आना। उसके बाद वो कंपटीशन में चली जाती है। जब कंपटीशन खत्म होने में 10 मिनट बाकी होते हैं तभी उसका सर वहाँ उसे देखने आता है और वो उसकी पेंटिंग देखकर खामोश। लेकिन वहाँ हाइजी नहीं होती, बल्कि उसका लिखा हुआ एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ है, सर इस पेंटिंग का नाम कन्फेशन है और आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं मेरी दादी का ख्याल रखने घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अंकल दादी को आकर बताता है, तुम्हारा और हाइजी का डीएनए अलग अलग है, इसका मतलब वो आपकी पोती नहीं है। ये सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। दादी इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि हाइजी मेरी पोती नहीं है। फिर हम हाइजी को देखते हैं जो अपने शहर आ जाती है, जहाँ उसे वो 2 लड़के मिलते हैं। वो दोनों उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और इसी धक्का मुक्की में हाइजी जमीन पे आ गिर जाती है। तभी उसकी फ्रेंड हाइजी की क्लासमेट के साथ वहाँ पर आती है, क्योंकि हाइजी ने अपने क्लासमेट को अपना नंबर दिया होता है। और जब हाइजी कंपटीशन के बाद अपनी दादी के घर वापस नहीं आती तब उसका क्लासमेट उसके नंबर पे कॉल करता है। अब क्योंकि हाइजी का फोन उसकी फ्रेंड के पास होता है, जिस वजह से उसकी फ्रेंड कॉल उठाती है और उसे सारी बात बता देती है कि क्या क्या हुआ। अब जब ये बात दादी को पता चलती है तो वो भागते हुए उससे मिलने आती है। वहाँ दादी हाइजी को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं चाहती। दादी उससे पूछती है कि तुम मेरी पोती हाइजी हो ना, लेकिन वो ना कर देती है। असल में ये हाइजी की स्टेप सिस्टर युनजो होती है और जब दोनों छोटे होते हैं तब वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में आ रहे होते हैं। तभी कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हाइजी और उसकी माँ मर जाती है, लेकिन उसके डैड इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी दूसरी बेटी युनजो को हाइजी का नाम दे देता है। और ये बात जब दादी को पता चलती है तो वो ये सह नहीं पाती और जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइजी पे काफी फ्रॉड के केसेस होते हैं जिसे वो एक्सेप्ट भी करती है। उसे पुलिस 1 साल के लिए जेल में भी डाल देती है। अब हम दादी को देखते हैं जो कि खाना परोस रही होती है और अपने साथ वो हाइजी के लिए भी खाना परोसती है। वो हाइजी को बहुत ही याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर हाइजी के सर आते हैं जो उन्हें हाइजी की पेंटिंग दिखाते हैं, लेकिन दादी वो पेंटिंग देखने से मना कर देती है। फिर वो सर भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो पेंटिंग देखती है और देखने के बाद दादी बहुत दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है। अब हमें 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हाइजी एक शॉप में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी दादी 1 हफ्ते से गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसके बाद वो अपनी दादी को ढूंढने लगती है और थोड़े टाइम के बाद उसकी दादी उसे मिल भी जाती है, लेकिन उसकी दादी हाइजी के अलावा किसी को नहीं पहचान रही होती है और सब उनके मिल जाने पर काफी खुश भी हैं। एक रात दादी को सुला के हाइजी उस घर का रेडियो सुनती है जिसमें उसकी दादी कह रही होती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी पोती नहीं हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती रहूंगी और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिली बेटी। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर हाइजी भी बहुत रोती है और काफी इमोशनल होकर माफी भी मांगती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम दादी को हॉस्पिटल में देखते हैं और अब वो पल दो पल की मेहमान होती है। वो हाइजी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। इतना कहने के बाद वो ये दुनिया छोड़ के चली जाती है। फिर हाइजी भी बहुत रोती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रही। हाइजी भी रोते रोते उनसे वादा करती है कि दादी अब मैं वैसी ही जिंदगी जीऊंगी जैसा आपका सपना था। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।